हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रुपिंग हब में। तो जैसा कि हम लोग एडुटेरिया का सेट देख रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने इसके पूर्व 2 सेट देख लिया था। आज का जो हमारा है वो सेट नंबर 3 है। इसमें 50 क्वेश्चन का संग्रह है जो सभी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होगा और इसे आज हम देखने का प्रयास करेंगे। सेट नंबर 3 सेट नंबर 2 तक पहले कर लिया गया था, आज है हमारा सेट नंबर 3। 50 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट है, पंजाब के विलय में कौन सा कथन असत्य है। पंजाब के संबंध में बात किया जाए पंजाब का, तो पंजाब में सिख लोगों का वर्चस्व था और आंग्ल सिख युद्ध होता है। 2 आंग्ल सिख युद्ध होते हैं। अगर बात किया जाए 1846 में, तो 1846 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है जिसमें 2 संधि होता है, लाहौर की संधि और भैरवाल की संधि। वही द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के फलस्वरूप पंजाब को विलय कर लिया जाता है। ठीक है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के फलस्वरूप पंजाब का विलय हो जाता है। क्वेश्चन बोला गया है, ऑप्शन है 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। ये बिल्कुल सही है। डेट याद रखना है 29 मार्च 1849 को। 29 मार्च 1849 को गवर्नर जनरल द्वारा यह घोषणा हुआ था कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया था। अगर बात किया जाए गवर्नर जनरल का, तो कौन सा गवर्नर जनरल थे, तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था। महाराजा दलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गए। ये भी बिल्कुल सही है। दलीप सिंह को 2.5 लाख वार्षिक पेंशन दी गई। नहीं, 2.5 लाख नहीं, 50,000 पाउंड वार्षिक पेंशन दिया गया था। अर्थात ऑप्शन सी जो है वो असत्य है। दलीप सिंह को 50,000 वार्षिक पाउंड देकर इंग्लैंड भेज दिया गया शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यवाही में महिलाओं ने भाग लेना प्रारंभ किया। बात किया जाए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है, जिसके अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं। अगर बात किया जाए संस्थापक का, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वही बात किया जाए अगर महिलाओं का, तो प्रथम बार महिला जो भाग ली वो 1889 में। प्रथम बार 1889 में 10 महिलाओं ने भाग लिया। अगर वही बात किया जाए प्रथम बार किस अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महिला ने भाषण दिया, तो 1890 में महिला हैं कादम्बिनी गांगुली। याद रखना है नाम। कादम्बिनी गांगुली ने प्रथम बार कादम्बिनी गांगुली जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनती है कादम्बिनी गांगुली, और वो 1890 में कादम्बिनी गांगुली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से संबोधन करती है। और वही अगर भाग लेने का बात किया जाए, तो 1889 में 10 रजिस्टर्ड महिला थी, जिसमें 6 महिलाओं ने भाग लिया था। अगर वही बात किया जाए 1917 में, तो 1917 में प्रथम महिला के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है और वो बनती हैं एनी बेसेंट के द्वारा प्रथम बार अध्यक्षता किया जाता है 1917 में। 1885 में स्थापना होता है। 1917 में प्रथम महिला अध्यक्ष बनती है। 1889 में प्रथम बार महिलाओं का पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें उसके बाद अगले साल 1890 में, याद रखना है 1890 में कादम्बिनी गांगुली जो थी प्रथम स्नातक भी थी। याद रखना है ये भी कादम्बिनी गांगुली प्रथम स्नातक जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से संबोधित करने वाली प्रथम महिला बनती है। याद रखना है 1889 में प्रथम बार महिलाओं ने भाग लिया। और बात किया जाए 1889 का अध्यक्षता जो करते हैं वो करते हैं विलियम बडरबन के द्वारा अध्यक्षता किया जाता है 1889 में। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास में घटनाओं का सही काल अनुक्रम को इंगित करता है। तो ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। अगर बात किया जाए मार्ले मिंटो सुधार का, तो मार्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। वही गांधी इरविन समझौता होता है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। अगर बात किया जाए अगस्त प्रस्ताव का, तो अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को हुआ था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव हुआ। वही बात किया जाए जालियांवाला त्रासदी, तो जालियांवाला त्रासदी हुआ 13
13 अप्रैल 1919 को, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919। तो सर्वप्रथम हो जाएगा, कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो सर्वप्रथम हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद 1919 का जालियांवाला बाग, 1931 का गांधी इरविन समझौता, उसके बाद हो जाएगा 1940 का अगस्त प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की थी? भारत छोड़ो प्रस्ताव का किसने अनुशंसा किया था? तो वो किए थे जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का अनुशंसा किया था। वही अगर बात किया जाए भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अच्छा, इसके समझ में और याद क्वेश्चन रखना है, भारत छोड़ो का नारा जो दिया गया था किनके द्वारा दिया गया था? अगर बात किया जाए भारत छोड़ो का नारा दिए थे यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली के द्वारा नारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली के द्वारा ये नारा दिया गया था। अगर बात किया जाए यूसुफ मेहर अली का, तो यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही साइमन गो बैक का भी नारा दिया गया था। यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन गो बैक जो 1928 में हुआ था। अच्छा, यहाँ से और क्वेश्चन याद रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद ये 8 अगस्त को हुआ था, वही 11 अगस्त को भी डेट याद रखना है। 11 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड होता है। 11 अगस्त को सचिवालय गोलीकांड होता है। नेक्स्ट है, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी? लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना किनके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी और अखाड़ा क्लब की स्थापना की थी। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही सन 1884 में, याद रखना है 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की जाती है। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1884 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वही अगर बात किया जाए, 2 पत्रिका याद रखना था, मराठा और केसरी। होम रूल लीग के संस्थापक होते हैं बाल गंगाधर तिलक, जो किया जाता है पुणे में, और इसका बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष याद रखना है, वो हैं जोसेफ बैप्टिस्टा बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग आंदोलन के अध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट अगर बात किया जाए सचिंद्रनाथ सन्याल का, तो सचिंद्रनाथ सन्याल संबंधित है HRA से संबंधित हैं सचिंद्रनाथ सन्याल, जिसका गठन 1924 में कानपुर में किया जाता है। HRA का गठन 1924 में सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा कानपुर में। नेक्स्ट अगर बात किया जाए चंद्रशेखर आज़ाद का, तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा HSRA का गठन किया जाता है। HSRA का गठन चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा 1928 ईस्वी में दिल्ली में किया जाता है। चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु जो होती है वो होता है 27 फरवरी 1931 को इनका मृत्यु होता है। पार्क का नाम याद रखना है एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद का एल्फ्रेड पार्क में इनकी मृत्यु होती है। एल्फ्रेड पार्क में इनका मृत्यु होता है चंद्रशेखर आज़ाद का। अगर बात किया जाए सूर्य सेन से, तो सूर्य सेन ये संबंधित है 18 अप्रैल 1930, डेट याद रखना है 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार होता है। चटगांव कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में स्थित है चटगांव, और चटगांव शस्त्रागार से प्रमुख नेता जो थे वे थे सूर्य सेन, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान शहीद हुई किस महिला को बूढ़ी गांधी कहा जाता है? बूढ़ी गांधी किन्हें कहा गया है? तो ये है मातंगनी हजारा। भारत छोड़ो आंदोलन में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी पूर्ण योगदान दिया था, और एक प्रमुख महिला थी मातंगनी हजारा, जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में शहीद हुई थी। मातंगनी हजारा को बूढ़ी गांधी के नाम से जाना जाता है। अगर बात किया जाए उषा मेहता का, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन करने वाली महिला थी उषा मेहता। अगर बात किया जाए लक्ष्मी सहगल का, तो लक्ष्मी सहगल सुभाष चंद्र बोस के आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन थी। लक्ष्मी सहगल जो रेजिमेंट बनाए थे रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट के कैप्टन थी लक्ष्मी सहगल।
नेक्स्ट अगर बात किया जाए दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की, तो ये किए ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले के द्वारा दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना की जाती है। बात किया जाए ज्योतिबा फूले का, तो ज्योतिबा फूले 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना करते हैं। 1873 में सत्यशोधक समाज के संस्थापक है ज्योतिबा राव फूले, तथा इनके द्वारा ही सत्यशोधक समाज के साथ साथ एक पुस्तक याद रखना है गुलामगिरी। गुलामगिरी के लेखक हैं वो हैं ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फूले। अगर बात किया जाए गोपाल कृष्ण गोखले का, तो गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, साथ ही साथ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करते हैं। नेक्स्ट है सैयद वंश के सुल्तान का सही कालानुक्रम बतलाना है। बात किया जाए सैयद वंश का, तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत सैयद वंश आता है और सैयद वंश का संस्थापक है वो है ख्रीज खां। ख्रीज खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह होता है और मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह के बाद आता है अलाउद्दीन शाह, अर्थात 1-3-2-4 हो जाएगा। सैयद वंश का बात किया जाए संस्थापक है ख्रीज खां, ख्रीज खां का उत्तराधिकारी मुबारक शाह, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन शाह, ये हो जाएगा क्रम, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है रुद्रमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें एवं उसके बारे में सही कथन चुनें। रुद्रमा देवी, रुद्रमा रानी रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासिका थी, बिल्कुल सही है। उसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड, उड़ीसा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी की सेवना शासक को पराजित किया है, ये गलत है, अर्थात ऑप्शन ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। रानी रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश के चौथी स्वतंत्र शासिका थी, ऑप्शन ए हो जाएगा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्ययुगीन भारत के संदर्भ में SARAIS का संबंध क्या है। मध्ययुगीन भारत में सारिस का संबंध क्या है, तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करवाना है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है उपयुक्त कथन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इल्तुतमिश ने सिजदा और पैबोस प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिवादन दर्शाने के रूप में आरंभ किया। इल्तुतमिश ने नहीं, सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ बलबन के द्वारा किया जाता है। बलबन के द्वारा सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रारंभ किया जाता है तथा बलबन ने ही दैवत्व अधिकार दिया तथा बलबन के द्वारा ही सिजदा, पैबोस और नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया जाता है। नवरोज त्यौहार प्रारंभ किया जाता है बलबन के द्वारा, सिजदा पैबोस प्रथा प्रारंभ किया जाता है और बलबन ने खुद को दैवीय अधिकार बतलाया। नेक्स्ट है बलबन ने चांदी का टक्का और तांबे का जित्तल मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था। नहीं, बलबन के द्वारा नहीं, ये बल्कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इल्तुतमिश, बात किया जाए इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है क्योंकि इसने रूल किया दिल्ली से, अपने राजधानी दिल्ली को बनाया तथा दिल्ली से ही रूल किया तथा इल्तुतमिश के द्वारा ही सुल्तान का वैधानिक प्राप्त किया जाता है। सुल्तान का पद का वैधानिक प्राप्त किया जाता है 1229 में सुल्तान का उपाधि लेता है इल्तुतमिश। अगर बात किया जाए इल्तुतमिश का, तो इल्तुतमिश ने चलाया इक्ता व्यवस्था प्रारंभ किया जाता है इल्तुतमिश के द्वारा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चिहलगानी का स्थापना किया जो बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया गया है दोनों अपोजिट है, तो कौन सा सही है, ना तो एक और नहीं दो सही है। इल्तुतमिश ने नहीं बल्कि यहाँ पे बलबन हो जाता और बलबन के जगह पे इल्तुतमिश होता तो सही होता, ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और नहीं दो सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है। गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम क्या है, तो भुक्ति के बाद था विषय, विधि और ग्राम। भुक्ति डिवाइडेड था विषय में, विषय से विधि और विधि से ग्राम में, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मंदिर वास्तुकला की बेसर शैली का उदाहरण है। मंदिर निर्माण का भारत में मुख्यतः 3 शैलियां हैं, वो है नागर और बेसर, द्रविड़। नागर, बेसर और द्रविड़। नागर शैली उत्तर भारत में, वही दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रचलन है और नागर शैली और द्रविड़ शैली का संयुक्त
जो है वो कहलाता है बेसर शैली, जिसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों शैलियाँ देखने को मिलती है, वो कहलाता है बेसर शैली। और बेसर शैली मुख्यतः मध्य भारत में इसका विकास है। अगर बात किया जाए कौन सा मंदिर जो है वो है बेसर शैली में, तो वो है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर बेसर शैली में स्थित है। होयसलेश्वर मंदिर से याद रखना है, अभी होयसलेश्वर मंदिर को हाल ही में 42वां यूनेस्को हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। होयसलेश्वर मंदिर को 42वां हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया। वही बात किया जाए 41वां कौन रहा है, तो 41वां रहा है शांति निकेतन। 41वां शांति निकेतन रहा है, वही 42वां होयसलेश्वर मंदिर को दिया गया है 42वां यूनेस्को हेरिटेज साइट। अगर बात किया जाए श्री राम अयोध्या मंदिर, श्री राम अयोध्या मंदिर का निर्माण ये नागर शैली में किया जा रहा है, नागर शैली में किया जा रहा है श्री राम अयोध्या मंदिर का। नेक्स्ट देखते हैं, प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध है। भवभूति, हस्तिमल तथा क्षमेश्वर क्यों प्रसिद्ध हैं, तो वो सभी नाटककार हैं, वो सभी नाटककार हैं। बात किया जाए भवभूति का, तो भवभूति ने मालती माधव की रचना की। मालती माधव की रचना भवभूति के द्वारा किया गया। वही बात किया जाए रामचरित्र, उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति हैं हस्तिमल और क्षमेश्वर। क्षमेश्वर के द्वारा ये सभी नाटककार हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सही क्रम क्या है। बात किया जाए प्रस्तावना को, तो प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव था जो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया था। प्रस्तावना 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया जाता है 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और उद्देश्य प्रस्ताव ही प्रस्तावना बनता है। प्रस्तावना में हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की बात की गई है, अर्थात ऑप्शन हो जाएगा बी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, यहाँ से क्वेश्चन और 2-3 याद रखना है। प्रस्तावना के बारे में स्टेटमेंट, अगर बात किया जाए प्रस्तावना के बारे में स्टेटमेंट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट याद रखना है N.A. पालखीवाला का। N.A. पालखीवाला का, तो N.A. पालखीवाला ने इसे संविधान की प्रस्तावना को आइडेंटिटी कार्ड की संज्ञा दी। आई कार्ड अर्थात याद रखना है N.A. पालखीवाला ने इसे आइडेंटिटी कार्ड का संज्ञा दी। वही K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। K.M. मुंशी ने इसे राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। प्रस्तावना को K.M. मुंशी ने राजनीतिक जन्म कुंडली कहा। संविधान की आत्मा अगर बात किया जाए, तो संविधान की आत्मा ठाकुरदास मार्कंड के द्वारा कहा गया। संविधान की आत्मा जो कहा गया ठाकुरदास मार्कंड के द्वारा कहा गया। यहाँ पे पूछा गया था प्रस्तावना से संबंधित वर्ड का किस प्रकार से यूज किया गया है, तो प्रस्तावना को पूर्ण रूप से याद रखना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है बस फिलिप्स वक्र, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया है थोड़ा। 16 नंबर देखते हैं, पंचायती राज के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पंचायती राज के बारे में बतलाना है कौन सा कथन सत्य है। पंचायती समिति और जिला परिषद अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों से गठित होता है, बिल्कुल सही है। पंचायत समिति और जिला परिषद अध्यक्ष जो बनते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा गठित किया जाता है। नेक्स्ट है पंचायत स्तर चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष है, बिल्कुल गलत है। पंचायत स्तर चुनाव लड़ने के लिए 18 वर्ष नहीं बल्कि 21 वर्ष होता है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है, ये भी बिल्कुल सही है, राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी सही नहीं है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है। केंद्र और राज्य के मध्य वैधानिक शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में है, तो ये है 7वीं अनुसूची में। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किया गया है। 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य के बीच वैधानिक शक्ति। बात किया जाए इसमें 3 सूची का वर्णन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय से अभी वर्तमान में 100 विषय है संघ सूची में। वही बात किया जाए राज्य सूची में वर्तमान
वर्तमान में 61 विषय है। पूर्व में 66 विषय था, अभी वर्तमान में 61 विषय है। वही बात किया जाए समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अभी वर्तमान में 52 विषय हैं। संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय है। ये सभी 7वीं अनुसूची में वर्णन किया गया है। बात किया जाए 8वीं अनुसूची का, तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची का बात किया जाए तो 5वीं अनुसूची में SC/ST एरिया, अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का वर्णन किया गया है 5वीं अनुसूची में। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन। वही बात किया जाए 6ठी अनुसूची का, तो 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन किया गया है और वे 4 राज्य हैं असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम 4 राज्य हैं जिनका वर्णन 6ठी अनुसूची में किया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। बात किया गया है मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है तो समादेश को ही बोलते हैं रीट जारी करने की शक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। मौलिक अधिकार से संबंधित रीट जारी करने की शक्ति 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का, वही 226 के अनुसार हाई कोर्ट रीट जारी कर सकता है। रीट जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का तथा 226 के तहत हाई कोर्ट का है। वही मौलिक अधिकार के अलावा कोई और रीट जारी करना हो तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 139 का प्रयोग करता है। 139 के रीट के अलावा रीट जारी करने में प्रयोग किया जाता है। मौलिक अधिकार छोड़ अन्य किसी मामले में रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 139 में, यह भी याद रखना है। बात किया जाए अध्यादेश का, तो अध्यादेश जब सदन नहीं चल रहा हो तो उस केस में राष्ट्रपति या राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अगर बात किया जाए राष्ट्रपति का, तो राष्ट्रपति 123 के तहत, वही राज्यपाल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं। ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, अध्यादेश जारी किया जाता है 123, 213 के तहत। समादेश होता है 32, 226 और 139, 3 याद रखना है। 139 मौलिक अधिकार को छोड़ अन्य कोई मामला में, 226 याद रखना है हाई कोर्ट और 32 याद रखना है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा यह एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य का बात किया जाए तो हमारे संविधान में, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं थे। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत भाग 4 के का में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और यह रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। और 4 के क में 51 के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में 10 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा को कर्तव्य को जोड़ा गया 2002 के तहत 11वां कर्तव्य के रूप में। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भी एक मौलिक कर्तव्य होगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है भारतीय ध्वज संहिता के प्रावधान के अनुसार भारतीय निकाय में मानकों को लागू करने के लिए निम्नलिखित निकाय में से कौन सा प्रभारी है, तो यह है भारतीय मानक ब्यूरो, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। बात किया जाए शुष्क वन अनुसंधान संस्थान का, तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोधपुर में, बिल्कुल सही है। हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान देहरादून नहीं, हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान स्थित है हिमाचल प्रदेश में स्थित है हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान स्थित है जोरहट में, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहट में। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान स्थित है जबलपुर में, अर्थात इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखा जाए भारत में कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाओं पर विचार करें। कोयला के खनन से संबंधित बात किया जाए कोयला का, तो भारत में मेनली 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं। कोयला 4 प्रकार के होते हैं। पहला है एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और पिट। 4 प्रकार के कोयला पाए जाते हैं जिसमें एंथ्रासाइट प्रमुख है। बिटुमिनस कोयला सर्वाधिक पाया जाता है भारत में, भूरा कोयला के नाम से लिग्नाइट को जाना जाता है, वही पिट सबसे
खराब किस्म का कोयला होता है। पीट सबसे खराब किस्म का, वही एंथ्रासाइट सबसे उच्च किस्म का कोयला होता है। कोयला के खनन से संबंधित क्वेश्चन बताना है। कोयला अगर उत्पादन में क्वेश्चन 2 पूछा जाता है, कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, तो ये है उड़ीसा। वही कोयला के भंडारण में प्रमुख राज्य है झारखंड। इसमें पूछा गया है कोयला खनन के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। रानीगंज में कोयला का प्रथम उत्पादन, रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन कब किया गया, तो बात किया जाए रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन 1774 में किया गया था। 1774 में रानीगंज में कोयले का प्रथम उत्पादन। कोयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना 1975 में किया गया। 1975 में कोयल इंडिया लिमिटेड का स्थापना होता है 1975 में। कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण 1 मई 1972 को हुआ। 1 मई 1972 को कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम, राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की स्थापना 1956 में हुआ। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम का स्थापना 1956 में हुआ। अगर बात किया जाए, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें, तो सही काल अनुक्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1432, 1432 अर्थात रानीगंज में कोयला का उत्पादन प्रथम बार 1774 में, कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1975 में, कोयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना। कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण का बात किया जाए तो 1972 में, और एनसीडीसी की स्थापना 1956 में। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट अगर देखा जाए, भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है राजस्थान। ऑप्शन हो जाएगा बी, राजस्थान। नेक्स्ट देखा जाए, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2, वही ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 68.84। 68.84 ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या है 31.2। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या जो था वो था महाराष्ट्र में। नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फीनमैन को कहा जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी के जनक रिचर्ड फीनमैन को। नेक्स्ट है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट रेखीय गति का संरक्षण पे सिद्धांत पे कार्य करता है, रेखीय गति का संरक्षण पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, इको साउंडिंग का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। इको साउंडिंग अर्थात ध्वनि के वापस टकराकर पुनः आने की घटना इको साउंडिंग कहलाता है। तो इको साउंडिंग का यूज समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, इको साउंडिंग का यूज समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। एक याद रखना है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए 2 वस्तुओं के बीच डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर ये डिस्टेंस होना चाहिए। नेक्स्ट है, सोलर सेल किसके बने होते हैं। तो सोलर सेल मेनली अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर के बनाए जाते हैं, और सेमीकंडक्टर में भी पूछेगा तो सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज किया जाता है। सिलिकॉन जर्मेनियम के बनाए जाते हैं, और मेनली इसमें भी सिलिकॉन जर्मेनियम में भी याद रखना है सिलिकॉन का। सोलर सेल में किसका यूज होता है, तो सिलिकॉन का, और सिलिकॉन यह एक अर्धचालक है अर्थात सेमी कंडक्टर है। ऐसा वर्षा जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के घटक शामिल होते हैं और इसका पीएच मान 4.5 से कम होता है, यह क्या कहलाता है। तो ऐसी वर्षा जिसमें पीएच का वैल्यू 4.5 से कम हो, यह कहलाएगा अम्लीय वर्षा। अम्ल वर्षा में SO2 और NO2 का अधिकता होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड का अधिकता अम्ल वर्षा कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरों में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतर में किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो ये किया जाता है रोहेडियम का। ऑप्शन हो जाएगा सी। थोरियम का यूज परमाणु रिएक्टर में विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है, और थोरियम सबसे अधिक भारत में केरल के समुद्री तटों पर पाया जाता है। सोडियम इसे चाकू से काटा जाने वाला धातु कहा जाता है। सोडियम को मिट्टी तेल, किरासन तेल में डुबोकर रखा जाता है, क्योंकि बाहर आने पर यह विस्फोटक बनाता है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम प्लस के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है, ये कौन सा है। तो ऑप्शन हो जाएगा फास्फोरस। ऑप्शन हो जाएगा ए।
सूक्ष्म पोषक जो शर्करा के परिवहन, कैल्शियम के उपयोग और कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण है वो है फास्फोरस। नेक्स्ट है, किस खाद्य पदार्थ में सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं? सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। ऑप्शन हो जाएगा बी, सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं अंडा में। वही बात किया जाए अगर मिल्क का अर्थात दूध का, तो मिल्क को कहा जाता है कंप्लीट फूड। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में पौधे एवं जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है? नहीं। पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूल का अध्ययन। एंटोमोलॉजी जंतु विज्ञान की शाखा है। ट्रोफोलॉजी पोषण का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पौधे एवं जीवाश्म का नहीं। नेक्स्ट है, किस शैवाल से आयोडीन की प्राप्ति होती है? आयोडीन प्राप्त होता है लैमिनेरिया से। आयोडीन लैमिनेरिया से प्राप्त होता है। बात किया जाए सरगैसम का, तो सबसे बड़ा शैवाल है सरगैसम। सरगैसम सबसे बड़ा शैवाल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कौन सी धातु अम्ल से अभिक्रिया करके आसानी से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करेगा? तो Mg को अगर HCl से रिएक्ट करवाया जाए तो MgCl2 प्लस H2 को डिस्प्लेस करेगा, तो सबसे आसानी से विस्थापित करेगा वो हो जाएगा Mg। ऑप्शन हो जाएगा ए, Mg। ये रिएक्टिविटी सीरीज से क्वेश्चन है। रिएक्टिविटी सीरीज और उसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को देख लेना है, उससे क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट है, हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया? बात किया जाए हरगोविंद खुराना को, तो हरगोविंद खुराना को 1968 ईस्वी में नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1968 में नोबेल प्राइज दिया गया और ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। हरगोविंद खुराना ने जीन का संश्लेषण के लिए इन्हें 1968 में नोबेल अवार्ड मिला था। बात किया जाए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, तो प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री राइबोसोम का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? कीट पकड़ने वाले पौधे का बात किया जाए तो ये हो जाएगा नेफेंथिस। नेफेंथिस कीट पकड़ता है। नेफेंथिस के अलावा याद रखना है ड्रोसेरा, वेनस फ्लाई ट्रैप और याद रखना है पीचर प्लांट। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। वेनस फ्लाई ट्रैप, ड्रोसेरा, नेफेंथिस ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। कीटभक्षी पौधे उस जगह में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटभक्षी पौधे कीटों का सेवन करते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से सीलियक रोग होता है? सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B12 की कमी से। बात किया जाए विटामिन B12 का, तो इसका रस केमिकल नेम है साइनोकोबालामीन और इसमें विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है, नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइनोकोबालामीन। वही बात किया जाए विटामिन के से, तो विटामिन के कमी के कारण खून का थक्का नहीं जमता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन ई से जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन B12 के कारण होता है सीलियक रोग। नेक्स्ट है, कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? कोशिका में मौजूद जेली जैसा तरल पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है कोशिका द्रव। नेक्स्ट है, पादपों की विभिन्न प्रजातियों के दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी कौन सा है? पादपों की विभिन्न प्रजातियों की दीर्घकालीन संरक्षण की तकनीकी है जीन बैंक। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम कब जारी किया गया था? पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम 2002 में। बात किया जाए जैव विविधता सूचकांक, जैव विविधता अधिनियम कब आया? जैव विविधता अधिनियम, तो जैव विविधता अधिनियम भी 2002 में ही आया था। पर्यावरण निष्पादन सूचकांक सर्वप्रथम 2002 में ही जारी किया गया। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, बढ़ती शहरी बेरोजगार के परिप्रेक्ष्य में ग्रामीण शहरी पलायन से संबंधित विरोधाभास का कौन सा मॉडल व्याख्या करता है? तो ये हो जाएगा हैरिस-टोड्रो मॉडल। ऑप्शन हो जाएगा डी, हैरिस-टोड्रो मॉडल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित एक को दो से सुमेलित करना है। मधुबनी पेंटिंग का संबंध है बिहार से। मधुबनी पेंटिंग हो, मंजूषा पेंटिंग हो, ये सभी बिहार से संबंधित है। लेपाक्षी जो है वो संबंधित है आंध्र प्रदेश से। लेपाक्षी आंध्र प्रदेश से। पटचित्र उड़ीसा से संबंधित है और वारली महाराष्ट्र से। पटचित्र उड़ीसा से, वारली महाराष्ट्र से। तो सही उत्तर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा 4 3 1 2 हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 में है फिलिप्स वक्र
निम्नलिखित में से किसके संबंध स्थापित करता है? तो फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध स्थापित करता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है। कोयला आधारित बिजली संयंत्र और किस राज्य में अवस्थित है? बात किया जाए कहलगांव का, तो कहलगांव बिहार में स्थित है। कहलगांव थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित है। वही खरगोन जो है वो खरगोन है मध्य प्रदेश में। खरगोन है मध्य प्रदेश में। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। कोरबा है छत्तीसगढ़ में। और कुडगी है कर्नाटक में। कुडगी कर्नाटक में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, खरगोन मध्य प्रदेश में और कहलगांव बिहार में। सही उत्तर हो जाएगा 2, 1, 3, 4, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखा जाए निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? एडम स्मिथ के द्वारा वेल्थ ऑफ नेशन लिखा गया। बुक लिखे थे वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी जॉर्ज मेनार्ड किन्स के द्वारा लिखा गया। जे.एम. किन्स के द्वारा लिखा गया जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। एशियन ड्रामा जो बुक लिखा गया कुरनार मिडल के द्वारा। कुरनार मिडल के द्वारा एशियन ड्रामा लिखा गया। कार्ल मार्क्स प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन जो बुक लिखा गया है वो है डेविड रिकार्डो के द्वारा। डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखा गया है बुक डेविड रिकार्डो के द्वारा लिखा गया है बुक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमी एंड टैक्सेशन। बात किया जाए कार्ल मार्क्स का, तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा गया है कार्ल मार्क्स के द्वारा। वही प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन जो बुक लिखे हैं वो हैं डेविड रिकार्डो। ऑप्शन हो जाएगा डी, सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है AFSPA आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। AFSPA पहली बार कहाँ लगाया गया? तो AFSPA सर्वप्रथम 1958 में 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया। अस्पा कानून 7 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया। यह एक सैनिक से संबंधित कानून है, आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। नेक्स्ट है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? बात किया जाए मोर का, तो मोर का साइंटिफिक नेम होता है वो है पोवो क्रिस्टस। और मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया? तो इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। वही अगर बात किया जाए राष्ट्रीय नदी, तो राष्ट्रीय नदी गंगा इसे 2008 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव का बात किया जाए तो 2009 में एक्वेटिक एनिमल, नेशनल एक्वेटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन को घोषित किया गया। वही अगर बात किया जाए नेशनल फ्लावर जो है वो है कमल, न्यूलम्बो न्यूसिफेरा, जिसे 26 जनवरी 1950 को घोषित किया गया राष्ट्रीय पुष्प कमल को। अगर बात किया जाए नेशनल एनिमल, तो नेशनल एनिमल जो हमारा बना वो है टाइगर। नेशनल एनिमल है टाइगर, पोवो क्रिस्टस। पोवो क्रिस्टस मोर का साइंटिफिक नेम है, टाइगर है टाइगर पैंथरा टिग्रिस। पैंथरा टिग्रिस जो है वो नेशनल एनिमल है। ऑप्शन हो जाएगा डी, मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया 1963 में। नेक्स्ट है भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं है? भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत सम्मिलित होता है सहकारी बैंक, वाणिज्यिक पत्र और ट्रेजरी बिल, ये सभी सम्मिलित हैं। हालांकि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी कि IDBI संबंधित नहीं है, IDBI रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है पोचमपल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पोचमपल्ली बुनाई के लिए फेमस है। पोचमपल्ली का बुनाई फेमस है। अगर बात किया जाए पोचमपल्ली का, तो पोचमपल्ली तेलंगाना का एक गांव है। तेलंगाना का एक गांव है। यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम से याद रखना है 1951 में स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद आचार्य विनोबा भावे के द्वारा प्रथम बार भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था तेलंगाना में पोचमपल्ली नामक गांव से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा, पोचमपल्ली से। इस प्रकार हम लोगों ने देखा 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किए। इसी तरह आगे सेट को भी डिस्कस करवाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त।